So admission officer are reading applications for lakhs of students each year. They really within 2 minutes of reading the application will know कि आप ये काम इंटरेस्ट से कर रहे हो या मुझे दिखाने के लिए कर रहे हो. So it is very important to rather blindly say कि हर एक को उठ के सबको US, UK चला जाना चाहिए. नहीं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम जिस करियर में जाना चाहते हैं उस प्रोग्राम का, उस करियर का इकोसिस्टम किन देश में पॉसिबल है, क्योंकि वहीं हमें जॉब्स मिलेंगी. कोई भी यूनिवर्सिटी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी नामी हो, वो आपको अपने ही देश में जॉब दिला सकती है. वो आपको दूसरे देश में 7 समुंदर पार जॉब नहीं दिला सकती. इफ यू आर वांटिंग टू गो टू अ टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन US, UK, Canada, Singapore, anywhere, then it may not be very easy to reach there without somebody assisting you, navigating you and telling you what is right and what is wrong. क्या एक बच्चा खुद अपने आप सब कुछ करके एडमिशन ले सकता है? कर सकता है. It is a complex process. खाली बाहर जाने से ये साबित नहीं हो जाता कि आप बेटर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. नमस्कार एंड वेलकम. हमारी ये जो सीरीज़ है जहाँ पे हम हमारे एक्सपर्ट मिस कृति श्रॉफ के साथ बात कर रहे हैं हाउ टू टेक करियर डिसीजंस. इस सीरीज़ में इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एजुकेशन इन अब्रॉड. एक अलग ही क्रेज़ है कृति आजकल कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, 12th के बाद हिंदुस्तान में नहीं पढ़ना है. पहले भी लोग जाते थे और शुरू आई थिंक काफ़ी पहले से लोग जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं अचानक से ये क्रेज़ क्यों बढ़ गया इतना ज़्यादा? अचानक से आई थिंक ये क्रेज बढ़ा है हमारे मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से. ओके. जब आप और हम बड़े हो रहे थे तो हम ज़्यादातर जो सिनेमा देख रहे थे वो इंडियन बॉलीवुड सिनेमा था. एग्जैक्टली. क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं था अमेरिकन सिनेमा देखने का. ओह माय गॉड, आई नेवर थॉट ऑफ इट. और अब जो आज की जनरेशन जो सिनेमा देख रही है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजॉन प्राइम हो, कोई भी OTT चैनल हो, यूट्यूब हो, वो कहीं ज़्यादा तेज स्पीड पे अमेरिकन कंटेंट, कोरियन कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं बजाय कि बॉलीवुड कंटेंट, इंडियन कंटेंट को. तो होता क्या है, मीडिया कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हमारे सोच को प्रभावित करता है. It influences our thought process and obviously teenagers तो बहुत ही influential stage पे खड़े होते हैं. तो वो अपनी लाइफ को वैसा ही इमेजिन करना शुरू कर देते हैं जैसे हम जब छोटे थे तो हम अपने हीरो हीरोइन की तरह अपनी लाइफ को इमेजिन करते थे. उनकी तरह शर्ट पहनना चाहते थे, उनकी तरह बाल रखना चाहते थे. तो उनके हीरो हीरोइन अमेरिकन है, कोरियन है, तो उनकी लाइफ की इमेजिनेशन भी तो अमेरिकन और कोरियन होगी. And that is where the influence to go abroad is coming. There is no deeper research. और कोई बहुत deeper research तो बिल्कुल भी नहीं है. In fact, अगर आप उनको वास्तविकता बताएं और उनको बताएं कि ये ऐसा करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आज आप जब इंडिया की किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, आप पढ़ते हैं तो बच्चे को इंडिया में आज भी एक हॉस्टल मिलता है नॉर्मल तौर पे. ये आपकी चॉइस है, आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, बट अदरवाइज आपको हॉस्टल मिलता है. हॉस्टल में आपको मेस का खाना मिलता है, झाड़ू पोछा करने के लिए आपको एक क्लीनर मिलता है, और कपड़े भी धोकर लाने के लिए, प्रेस करे हुए कपड़े लाने के लिए आपको एक वॉशरमैन भी वीकली या बाई वीकली एलोकेट होता है. तो आपको पढ़ाई करने के अलावा द थॉट प्रोसेस है आपके और कोई काम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. एंड अभी भी इंडिया में हम पार्ट टाइम जॉब्स पे नहीं आए हैं एज अ कल्चर. तो इसेंशियली आप कॉलेज जाते हैं, आप पढ़ते हैं, शाम को आइए, आप पढ़िए या आप मौज मस्ती करिए, मूवी देखिए. आप जब बाहर जाते हैं तो बाहर हॉस्टल कल्चर नहीं होता है, अपार्टमेंट्स का कल्चर होता है. सो आप अपार्टमेंट में जाते हैं, आपको पूरी किचनेट, फुल्ली फंक्शनल किचनेट मिलती है, पर खाना तो आप ही को बनाना पड़ेगा. या तो आप हर रोज बाहर का ऑर्डर करके खाइए, जो कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप 2 साल 3 साल 4 साल
रोज खाली बाहर का मंगाकर नहीं खा सकते, कहीं ना कहीं आपको अपना खाना मिस करने लगते हैं। आपको वॉशिंग मशीन और ड्रायर मिलता है, लेकिन उसमें कपड़े डालकर धोना और उससे निकाल कर वॉशिंग मशीन से निकाल के ड्रायर में डालना और ड्रायर से निकाल कर उसको प्रेस करना, क्योंकि वो मुसे हुए होंगे, वो आपका काम है। हफ्ते में एक दिन ड्राई क्लीनिंग करना घर की, जिसमें कि आप वैक्यूम क्लीनर चलाकर गंदगी साफ करेंगे, ये आपका काम है। ये शायद बहुत से बच्चों ने खुद के घर में नहीं किया रहता है, कभी भी नहीं करा होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्टली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, तो क्योंकि ज्यादातर करते हैं तो आपको भी लगता है कि आपको भी कर लेना चाहिए, तो आप वो भी करते हैं। तो आप पढ़ाई के अलावा ये सारी चीजें जो आपने कभी इमेजिन नहीं करी होगी, क्योंकि ये टीवी सीरीज में, ओटीटीज में नहीं दिखाया जाता है, सॉरी, वो आप ये भी करते हैं। नाउ कि देयर नो हार्म अगेंस्ट गोइंग अब्रॉड एंड स्टडीइंग, बट जब मैं बच्चों से बात करता हूँ मेरे काउंसलिंग सेशन में, मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है, बेटा ये बताओ 5 स्ट्रॉन्ग रीजंस दैट यू वांट टू स्टडी अब्रॉड। 5 तो बहुत कम बच्चे दे पाते हैं जो एक्चुअल रीजंस होने चाहिए। एक बहुत प्रोमिनेंट रीजन जो मुझे निकल के सामने बच्चों के साथ आता है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अंडर ग्रेड करने जा रहे हैं, 12th के बाद जा रहे हैं, पीजी के लिए हम बाद में बात करेंगे। सर वहाँ एजुकेशन एक्सपीरियंशियल है, प्रैक्टिकल है, हमारे यहाँ से पढ़ाना, उनका पढ़ाना ज़्यादा बेटर है। ये कहाँ तक सही है? मतलब इज दिस अ गुड रीजन टू गो, और ये सही भी है या नहीं है? पहली चीज ये बताइए। पहली बात, ये सही है, ये सच है कि बाहर की पढ़ाई ज़्यादा एक्सपीरियंशियल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है रादर देन थ्योरेटिकल, ज़्यादा केस स्टडी मैकेनिज्म और एप्लीकेशन पे फोकस होता है। ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस देयर? मोस्टली यस, मोस्टली यस। बट क्या ये सबके लिए सही है? हाँ। ये एक क्वेश्चन मार्क है। एंड ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि अगर एक बच्चा जिसने आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड में पास करा है, तो उसने तो एक्सपीरियंस किया नहीं है कि ये एजुकेशन कैसी है और कितनी फर्क है और उसके लिए सही है या नहीं है। एंड हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बाय डिफॉल्ट आसान मान लेते हैं, ये एक गलती हम करते हैं। ओके। ज्यादातर बच्चों के इस थॉट प्रोसेस में जो आपने अभी शेयर करा, उनका अजम्पशन होता है कि थ्योरेटिकल पढ़ाई ज्यादा मुश्किल है और प्रैक्टिकल पढ़ाई आसान है, पर ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल पढ़ाई हमेशा ज्यादा डिफिकल्ट होती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको एक फिजिक्स का पेपर है और उसमें पूछा जाए कि डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड गिव 2 एग्जांपल्स। सो एज अ स्टूडेंट आपको समझ में आए या नहीं आए, आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को याद करके 2 एग्जाम्पल रट करके आप एग्जाम में मार्क्स लेकर आ सकते हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं भी आए तो आपका काम चल जाएगा। अब हम आते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एक थ्योरेटिकल स्टडी में टिपिकली अगर हम एक फिजिक्स का एग्जाम्पल लें तो एक सवाल आ सकता है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। अब आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं भी समझ में आए तो आप डेफिनेशन को याद करके 2 एग्जाम्पल रट के जाके मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये सवाल कुछ इस तरीके से हो सकता है, जहां एक एग्जाम्पल दे दिया जाए कि एक कुली है प्लेटफॉर्म पे, उसने देखा कि 2 सूटकेस उसे उठाने हैं, 2 सूटकेस का वजन कुछ 20 किलो का है, तो एक पॉइंट ए से उन्होंने वो सूटकेस उठा के अपने सर पे रखे और वो कुछ पॉइंट बी तक गए जिसका डिस्टेंस है, और उसके बाद वहां पे बीच में उनको तेज चलना पड़ा, बीच में वो टकरा गए, टकराने के बाद वो रुक गए, रुकने के बाद एक पॉइंट सी पे जाकर उन्होंने वो सूटकेसेस को उतार दिया। अब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि किस किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक पे कन्वर्ट हुई, किस पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल पे कन्वर्ट हुई, और क्या कोई और ट्रांजिशन एनर्जी भी बीच में आई। अब इस सवाल का जवाब तो वही बच्चा दे पाएगा जिसने एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को समझा था। वो खाली रट करके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्लास के डिस्कशन के दौरान टीचर ने अगर इस कुली का एग्जाम्पल दिया था तो एग्जाम्पल में यही कुली आएगा। अब एग्जाम में हो सकता है वोल्केनो का एग्जाम आ जाए सवाल, और हो सकता है एक उड़ते हुए एरोप्लेन का एग्जाम्पल आ जाए।
तो वहां पे पूरा जो फोकस है वो आपकी समझ पे चला जाता है। एंड ये मेरी समझ में कॉम्प्लेक्सिटी को हमेशा बढ़ाता है, घटाता नहीं है, क्योंकि सेट सिलेबस के अंदर आप काम नहीं कर रहे। आपका सिलेबस वाइड हो गया है, किसी भी लाइफ सिनेरियो पे चीज को इम्प्लाई करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो एज अ स्टूडेंट योर वर्क इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस। बट बच्चों को ऐसा लगने लग गया है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज इजियर, कम पढ़कर हम कर सकते हैं। तो वो एक मिथ है, बट ये सही है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करती है। एंड नाउ कमिंग बैक टू किन बच्चों को एक्चुअली बाहर जाना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड Yes. इन एजुकेशन इन अब्रॉड। तो किन बच्चों को सिलेक्ट करना चाहिए कि हाँ यार ये कुछ सेट पैरामीटर जो पेरेंट्स भी समझ पाए कि हाँ यार मैं अपने बच्चे को भेजूं या नहीं भेजूं, मेनली आफ्टर क्लास 12th? सो आई फील कुछ जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स बच्चों को और पेरेंट्स को दिमाग में रखने चाहिए, उसमें से पहला है द प्रोग्राम दैट यू आर वांटिंग टू गो टू। दूसरा है योर गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ गोइंग। अब हम दोनों के ऊपर बात करते हैं। पहला, जब हमने एग्जाम्पल पॉइंट बोला प्रोग्राम, अब अगेन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया में अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो नॉर्मली हम ये सोचेंगे कि बच्चे को बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद की तरफ भेज दे। और ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वहां बैठती है। तो जहां इंडस्ट्री बैठती है वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती है, फैकल्टी बेटर मिलती है, एक तरीके से उस करियर का इकोसिस्टम थ्राइव करता है। ऐसे ही अगर बच्चे को अगर कुछ बॉलीवुड, फिल्म मेकिंग, मीडिया से रिलेटेड करना है तो हम नेचुरली सोचेंगे उसको बॉम्बे भेजा जाए। अगर पॉलिटिक्स के अराउंड कुछ करना है, राइटिंग एंड जर्नलिज्म के अराउंड कुछ करना है, तो हम सोचेंगे कि बच्चे को दिल्ली भेजा जाए, क्योंकि वो इंडस्ट्री इकोसिस्टम क्रिएट करती है। सिमिलरली हर देश के इंडस्ट्री प्रेवलेंस के बेसिस पे वहां के भी करियर इकोसिस्टम्स होते हैं। ओके। कि जो करियर में या प्रोग्राम में मैं जाना चाहती हूँ उसका इकोसिस्टम इंडिया में है या नहीं है, पहली बात। और अगर है तो कितना बड़ा है, और नहीं है तो कौन से देशों में है। ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रादर ब्लाइंडली से कि हर एक को उठ के सबको यूएस, यूके चला जाना चाहिए। नहीं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम जिस करियर में जाना चाहते हैं उस प्रोग्राम का, उस करियर का इकोसिस्टम किन देश में पॉसिबल है, क्योंकि वहीं हमें जॉब्स मिलेंगी। दूसरा पॉइंट होता है हमारा गोल या हमारा ऑब्जेक्टिव। अब कुछ फैमिलीज या कुछ बच्चों का गोल ये होता है कि उन्हें अब्रॉड में सेटल डाउन होना है। उन्हें चाचा जी रहते हैं, मामा जी रहते हैं, मौसी रहती है, बुआ रहती है, वो बुला रही हैं और वो वहीं सेटल करा देना चाहती हैं। हमने अपने फैमिली में कुछ ऐसे केसेस देखे जहाँ रिश्तेदार बाहर गए और बहुत अच्छा कर लिए। तो ये एक फैमिली का थॉट प्रोसेस होता है या बच्चे का थॉट प्रोसेस हो सकता है। सो उस केस में आप जितनी जल्दी, जितनी अर्ली लाइफ में अब्रॉड चले जाएंगे, आपका सेटल होना उतना आसान हो जाता है। क्योंकि कुछ कंट्रीज के जो सिटीजनशिप पॉइंट्स होते हैं, पीआर पॉइंट्स होते हैं, वो आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टे के ऊपर भी लागू होते हैं और आपने कंट्री में रहकर पढ़ाई करी है या क्या करा है उसके ऊपर भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सो आपका जल्दी जाने से आपको वो फायदा मिलता है। अगर मुझे, my objective is to settle there. If my objective is to settle down in a particular country. अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेटल डाउन होना नहीं है, आप ये बोलते हैं मैं खाली एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहती हूँ, जैसे कि मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए जाना चाहती हूँ, पर मैं आके इंडिया ही सेटल डाउन होना चाहती हूँ। सो उस केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोई भी यूनिवर्सिटी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी नामी हो, वो आपको अपने ही देश में जॉब दिला सकती है। करेक्ट। वो आपको दूसरे देश में 7 समुंदर पार जॉब नहीं दिला सकती है। तो आप ये सोचे कि मैं वहां पढ़ के मैं इंडिया आ जाऊंगी और मैं जॉब कर लूंगी, तो फौरन तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए पहले वहां पढ़ना पड़ेगा, 2-3 साल कम से कम जॉब करनी पड़ेगी, और वो जॉब के बाद आप अपने एक
एक प्रोसेस से लैटरल प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं कि आप जॉब करते करते अपने एक्सपीरियंस को दिखाकर वापस इंडिया आना चाहते हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप वापस आए, वो 2 3 4 5 साल में जब भी हो वो हो सकता है। पर आप ये सोचे कि मैं कॉलेज से पास आउट होते से इंडिया आके जॉब करने लग जाऊंगी क्योंकि मैंने तो वर्ल्ड रैंक नंबर 2 यूनिवर्सिटी से पास किया है या 5 से पास किया है, तो वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए आपका ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है बाहर जाने का, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ये बहुत सारे बच्चे नहीं ध्यान रख पाते हैं, बस उनको लिए ये होता है कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फील करते हैं बहुत ग्लैमरस है लाइफ आउट देयर, जैसा आपने पहले भी बताया कि उतनी ग्लैमरस है नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ माय गोल इज क्लियर, माय ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, कॉस्टिंग पे थोड़ा हम बात करते हैं कि कितनी मिनिमम टू मैक्सिमम एक रेंज आप दे पाओगे कि नॉर्मल कोर्स करने, चाहे मैं किसी भी डोमेन में कोर्स करने जा रहा हूँ, तो एक फ्रेमवर्क मिल जाएगी मिनिमम टू मैक्सिमम इतना खर्चा आता है। बिल्कुल। सबसे पहली बात इसमें समझने की है कि जैसे इंडिया में हम जब हम ट्यूशन कॉस्ट को प्लान करने जाते हैं तो हम गवर्नमेंट और प्राइवेट को 2 अलग बकेट में रखते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की एक फीस रेंज एक अलग होगी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की एक फीस रेंज अलग होगी, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्पैरिटी बहुत ह्यूज है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। बाहर 99% यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है। okay. बहुत ही कम देश हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अलाउ करते हैं। तो आमूमन तौर पे आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही मिलेंगी बाहर। राइट। नाउ अगेन इंडिया में, और मैं ये इसलिए समझाना चाह रही हूँ क्योंकि हम बेंचमार्क इंडिया से करते हैं तो हमारी उम्मीद वैसी होती है कि हम वैसे ही देखेंगे, बट इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ट्यूशन कॉस्ट अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आप कुछ और कर रहे हैं या आप लॉ कर रहे हैं, आप डिजाइन कर रहे हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो ब्रॉडली सेम रहती है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। कोर्स वाइज ट्यूशन कॉस्ट में फर्क नहीं आता है इंडिया से, नहीं आपस में। अगर मैं एक यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग देखूं और उसी यूनिवर्सिटी का दूसरा प्रोग्राम देखूं तो ट्यूशन कॉस्ट ब्रॉडली सेम रहेगी। और ये खाली कुछ मेडिसिन और कुछ और करियर्स है जहां पे ये वेरी करता है, बाकी ब्रॉडली सेम रहता है। अब ये कॉस्ट निर्धारित होती है कंट्री के हिसाब से, क्योंकि कुछ कंट्रीज ज्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर है, कुछ कंट्रीज थोड़ी कम एक्सपेंसिव होती हैं, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है। सो अगर हम ब्रॉडली एक रेंज बनाना चाहें तो सबसे महंगा पड़ता है अमेरिकन एजुकेशन। और अमेरिका में भी एक बहुत बड़ी रेंज हमें मिलती है, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक बहुत विशाल देश है, बहुत ही बड़ी कंट्री है, और वहाँ पे भी कम से कम 30 से 40 हज़ार यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अमेरिका में अगेन एक जो वेरिएशन हमें मिलती है उसका कारण है बड़े शहर और छोटे शहर। अगर यूनिवर्सिटी चाहे वो हायर रैंक्ड है और चाहे वो लोअर रैंक्ड है, वो अगर बड़े शहर हो जैसे कि न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, बॉस्टन, इन बड़े शहरों में, वॉशिंगटन डीसी, इनमें स्थापित है, तो ऑटोमेटिकली ट्यूशन कॉस्ट और लिविंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर यूनिवर्सिटी छोटे शहरों में है तो ऑटोमेटिकली ट्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगी। सो अमेरिका में हमें ट्यूशन कॉस्ट प्लस लिविंग कॉस्ट का का एक पैकेज मैं आपको बताऊं तो साल भर की हमारी कॉस्ट लगभग 25 लाख से 90 लाख के बीच में वेरी कर जाती है फॉर 1 ईयर फॉर एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। सो फॉर 1 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम fees including tuition fee and living cost can vary from 25 lakh rupees per annum to 90 lakh rupees per annum, and ये हम आज के डॉलर वर्सेस रूपी को इंडेक्स करके आपको ये वैल्यू दे रहे हैं। So course, entire course fees will be, अगर मैं मिनिमम साइड में लूं तो it is what 4 year course? 4 year course, so 1 crore rupees. 1 crore rupees. And on the higher side it could Be go to engineering or law. Anything is 4 year. 4 year. Anything and everything is 4 year. So minimum 1 crore for a 4 year undergraduate program and a maximum of almost 4 crore rupees for an undergraduate in US. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कनाडा, जहाँ अगेन 4 year undergraduate program है, और वहाँ हमारी कॉस्ट कुछ 35 लाख से
50 लाख रुपीस पे रेंज करती है. मिनिमम इज 35 लाख. मिनिमम इज 35 लाख ओके. एंड मैक्सिमम इज 50 लाख. ये मैं आपको बता रही हूँ बोथ अमेरिका और कनाडा की यूनिवर्सिटीज का. अगेन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है समझने का. हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी और कॉलेज को हम सेम स्तर पे रखते हैं. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सिटी एंड अ कॉलेज. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये 3 कंट्रीज हैं जहां यूनिवर्सिटी एक बिल्कुल डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है और कॉलेज एक बिल्कुल डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है. यूनिवर्सिटी डिग्री ग्रांट करती है, कॉलेज डिग्री ग्रांट नहीं करता है. कॉलेज खाली डिप्लोमा देता है. तो अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो मैंने अभी आपको प्राइसेस बताए वो कुछ होंगे. कॉलेजेस ऑलमोस्ट इनके हाफ हो जाते हैं क्योंकि वो डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, डिग्री प्रोवाइड नहीं करते. और कनाडा और यूएस में ज्यादातर कॉलेजेस स्किल बेस्ड वोकेशनल डिप्लोमास प्रोवाइड करते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कनाडा. बिटवीन 35 लाख to 50 लाख रुपीस पर एनम कॉस्ट आती है. पर ऑस्ट्रेलिया में हमें कुछ प्रोग्राम्स 3 साल के भी मिलते हैं, कुछ 3.5 साल के भी मिलते हैं और कुछ 4 साल के भी मिलते हैं. सो वहां पे अलग अलग प्रोग्राम्स के हिसाब से अलग ड्यूरेशन है. नेक्स्ट यूके, जहां पे हम नॉर्मली अकाउंट करते हैं बिटवीन 30 लाख to 40 लाख रुपीस. That's it. रेंजेस 30 लाख to 40 लाख. यूके कंपैरेटिवली छोटा देश है, वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं मिलते. खाली कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा करके लंदन में ही महंगी होती है और कोई बहुत बड़ा शहर है नहीं. हाँ, अगर आप स्कॉटलैंड की तरफ चले जाएं यूके में तो स्कॉटलैंड अगेन महंगा हो जाता है, तो वहाँ 40 लाख तक पहुंच जाता है. वरना अगर आप यूके इंग्लैंड में या किसी छोटे शहर में रह रहे हैं, बाथ, ब्रिस्टल, कार्डिफ, कोई भी इस तरीके के शहर में रह रहे हैं, तो अराउंड 30-35 लाख रुपीस से ऊपर का खर्चा पर एनम इंक्लूडिंग ट्यूशन प्लस लिविंग कॉस्ट. एंड यूके में सभी ग्रेजुएशन 3 साल की ग्रेजुएशन है. देयर इज नो 4-year ग्रेजुएशन इन यूके. सो यू आर लुकिंग एट अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपी पैकेज फॉर यूके. एंड यूके में कॉलेजेस नहीं होते, खाली यूनिवर्सिटीज होती है. उसके बाद हमारा आ जाता है सिंगापुर. सिंगापुर में अगेन रफली बिटवीन 25 to 35 लाख रुपीस पर एनम कॉस्ट है और 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं सिंगापुर में सारे ही. इसके बाद आ जाते हैं यूरोप के कुछ देश. यूरोप के कुछ देश जैसे फिनलैंड, स्पेन, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, ये कुछ पॉपुलर कंट्रीज हैं जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं. जर्मनी पे मैं अलग ब्रैकेट में रखूंगी और मैं एक्सप्लेन करूंगी क्यों. इन सभी में रफली बिटवीन 16 लाख to 25 लाख रुपीस करीब आपकी पर एनम कॉस्ट आती है, इंक्लूडिंग ट्यूशन एंड लिविंग. जर्मनी को मैंने अलग इसलिए रखा क्योंकि जर्मनी अगेन एक ऐसी कंट्री है इंडिया की तरह जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दोनों हैं और बराबर मात्रा में है. अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ट्यूशन फी आपकी 0 है और आप खाली 50,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी को देते हैं एज अ मेंटेनेंस कॉस्ट. सो आपका खर्चा खाली 7 लाख रुपए साल का है जो लिविंग कॉस्ट का खर्चा है. So 7.5 lakh rupees is your expense if you're going in a German public university, which is a government university. Anybody can go. Okay. But for most programs are taught in German language there. Okay. तो पहले जाके जर्मन सीखो. और वहां पर आप 13 साल की एजुकेशन के बाद ही जा सकते हैं. इंडिया में एंड मोस्ट ग्लोबल कंट्रीज ऑफर अ 12-year एजुकेशन. हम क्लास 1 से काउंट करना शुरू करते हैं और उसको हम 12 साल की एजुकेशन मानते हैं. जर्मनी को 13 साल की एजुकेशन चाहिए होती है. अब ये आप चाहे 1 साल इंडिया में रहकर एक्स्ट्रा कर सकते हैं या आप बाहर जाके कर सकते हैं. What one can do? Diploma will do. Diploma can do. You can enroll into an undergraduate bachelor's degree. 1 साल करके छोड़ के चले जाइए, आप वो भी कर सकते हैं. और वरना फिर जर्मनी जाकर उन्होंने इस टर्म को निकाला है फ्रेशमैन ईयर. आप एक फ्रेशमैन ईयर कर सकते हैं जिसे प्री यूनिवर्सिटी ईयर को कहते हैं और आप वो कर सकते हैं. लेकिन most courses are taught in German language in government universities. अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ की ट्यूशन और फीस ऑलमोस्ट बाकी यूरोपियन देशों के बराबर हो जाती है, वही 16 से 25 लाख रुपए. एंड ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज आर taught in English language. So
ये मैंने जरूर इसलिए बताना समझा क्योंकि काफी लोग ये जर्मनी का फ्री सुनकर हमसे पूछने आते हैं, लेकिन एक भाषा को बोलना और समझना एक अलग बात है, और उस भाषा में पढ़ाई करना एक अलग बात है। आज अगर हमसे ही कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स हिंदी में पढ़ने बोले, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि वो हमारी मदर टंग है। और यहाँ हम एक थर्ड लैंग्वेज में पढ़ाई करने की बात करें इज ट्रिकी, इट्स नॉट वेरी ट्रिकी। अब इसके बाद लास्ट आता है दुबई, जो एक नई डेस्टिनेशन निकल कर आई है पढ़ाई की, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन निकल कर आई है। टूरिज्म के बाद अब वो अपने आप को पूरी तरीके से एजुकेशन हब की तरह प्रमोट कर रहे हैं, एंड वहाँ कुछ खर्चा हमारा 15 से 22 लाख के आसपास पे आ जाता है, और अगेन हमें 3 साल की भी ग्रेजुएशन मिलती है और 4 साल की भी मिलती है। सो ये एक ब्रॉड रेंज है। You have given the entire range. I've given you the entire range. मतलब बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, अगर ये 10 मिनट का कन्वर्सेशन बच्चा सुन ले तो उसको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे मुझे इस प्रोसेस को आगे लेके जाना है। आपने अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, कौन से देश में जाके बच्चा पढ़ सकता है, राइट? अगेन जब हम इंडिया की बात कर रहे थे तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी था। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम जुड़ गया है कि कोर्स से पहले कौन सा कोर्स कौन सी कंट्री में जाके किया जाए। कैन यू जस्ट हेल्प अस? डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड माय ऑब्जेक्टिव, आई हैव डिसाइडेड माय कोर्स, कौन सी कंट्रीज बेटर है किस कोर्स को करने के लिए? जैसे अगर इंजीनियरिंग की बात हम करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदुस्तान से इंजीनियरिंग या बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने ही बाहर जाते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत अच्छी इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इनके टेक्निकल और इंजीनियरिंग में मैं खास करके बोलूँगी ज़्यादा कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, इन फील्ड्स में ये कंट्रीज बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ में आयरलैंड और फिनलैंड भी इस ट्रेंड पे अब कैचअप कर रहे हैं और अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज और अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं। अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट हमें हर देश में मिलता है, क्योंकि बिजनेस हर देश में होगा, कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां बिजनेस नहीं होगा। तो बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन आपको अक्रॉस द ग्लोब मिलती है। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो प्रिडोमिनेंटली हम ये देखते हैं कि अमेरिका और यूरोप में खास करके यूके और इटली और फ्रांस, और उधर एक तरफ अमेरिका, ये 4 कंट्रीज एक तरीके से डिज़ाइन का मेक्का कहलाती हैं। क्योंकि ज़्यादातर डिज़ाइनर्स इन्हीं कंट्रीज से निकले हैं, ज़्यादातर ब्रांड्स इन्हीं कंट्रीज में हैं, तो डिज़ाइन सेंसिबिलिटी सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज में है। अगर हम बात करें लॉ की, तो मुझे लगता है लॉ और मेडिसिन एक ऐसे करियर्स हैं जो एपेक्स बॉडी से कंट्रोल्ड है। लॉ बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री से कंट्रोल है, एंड सिमिलरली मेडिसिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री से कंट्रोल्ड है। तो वहाँ इन करियर्स में ट्रांजिशन लेना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने में आपको दूसरे कंट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट्स को समझकर आप वो चॉइस लें तो वो सही होता है, वरना आप कहीं फंस सकते हैं। एंड सी, अब मैं आता हूँ एडमिशन प्रोसेस पे। क्या एक बच्चा खुद अपने आप सब कुछ करके एडमिशन ले सकता है? और व्हाट इज द रोल ऑफ अ करियर काउंसलर आउट हियर? एंड वन मोर, आई विल ऐड वन मोर क्वेश्चन। एक करियर काउंसलर की कॉस्टिंग क्या बैठती है अगर एंड टू एंड आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? तो व्हाट इज द कॉस्टिंग जो बच्चों को बैठेगी? पहला सवाल, क्या बच्चा खुद पूरे एडमिशन प्रोसेस को कर सकता है? तो जवाब है कर सकता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, डेफिनेटली बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल भी वेरिएबल है। सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अमेरिका का, और
सबसे मैं बोलूँगी सिंपल प्रोसेस है सिंगापुर और दुबई का। तो ये इस बात पे भी तय होगा कि आप कौन से देश में जा रहे हैं और उस देश का कितना प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, और आप कितनी हायर रैंक यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हैं। अगर आप काफ़ी हायर रैंक यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हैं, आप जैसे कि आप अगर इंडिया में अगर आप आईआईटी एम कर रहे हैं या आप एम्स एम कर रहे हैं या आप आईएम्स एम कर रहे हैं, तो आपको एक डेडिकेटेड प्रेपरेशन की ज़रूरत है, एक कोचिंग जाने की ज़रूरत है। आप बोलेंगे कि मैं घर बैठे खुद कर लूँगा तो शायद नहीं हो पाएगा। शायद कर भी ले, कुछ बच्चे कर भी लेते होंगे, पर एक जो हम जनरल बोले कि जनरली इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव। Similarly, if you're wanting to go to a top-ranked university in US, UK, Canada, Singapore, anywhere, then it may not be very easy to reach there without somebody assisting you, navigating you, and telling you what is right and what is wrong. But अगर आप बोले कि कर सकते हैं, पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। अब सवाल उठता है कि करियर काउंसलर इसमें क्या करते हैं। सो करियर काउंसलर का रोल होता है वैल्यू एड प्रोवाइड करना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। करेक्ट। कि ये यूनिवर्सिटी किस तरीके से आपको इवैल्यूएट करेगी, क्योंकि समझने की बात ये है कि ओवरसीज एडमिशन प्रोसेस इज नॉट ब्लैक एंड वाइट लाइक इंडिया, जहां मार्क्स निर्धारित कर रहे हैं कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इंडिया में जैसे एक कट ऑफ हो गई कि इस मार्क के ऊपर आया तो हो गया, नीचे आया तो नहीं हुआ। सो इट्स अ एब्सोल्यूट शेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट। बाहर इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, जहां वो आपके मार्क्स भी देख रहे हैं, आपके स्टैंडर्डाइज एप्टीट्यूड असेसमेंट्स भी देख रहे हैं, आपने लीडरशिप में कुछ किया हुआ है वो भी देख रहे हैं, आपने कम्युनिटी सर्विस में कुछ किया हुआ है वो भी देख रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी देख रहे हैं। तो वो आपको वेरियस एस्पेक्ट से देखना चाह रहे हैं। And how they judge on these parameters? आपको क्या करना पड़ता है? So that's a good question, and that's where the value add of the counselor comes in. Because I always say that writing a good application for overseas is like writing a good movie, where every activity that you do has to build the character. जैसे जब हम एक अच्छी मूवी देखते हैं तो हमें उस कैरेक्टर को समझ पाते हैं, इसीलिए उस कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं और हमें वो कैरेक्टर और वो मूवी अच्छी लगने लगती है। लेकिन एक जो खराब मूवी होती है जिसको हम बोलते हैं हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई, उसमें क्या हो रहता है कि कहीं निर्देशक में, कहीं स्टोरी राइटिंग में, कहीं डायरेक्शन में हम उस कैरेक्टर को समझ नहीं पा रहे होते। कभी वो कुछ कर रहा होता है, कभी वो कुछ कर रहा होता है, और मिला जुला के हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और जिस चीज से हमको कंफ्यूजन होगा वो चीज कभी हमें अच्छी नहीं लगेगी। सिमिलरली राइटिंग अ गुड एप्लीकेशन इज लाइक राइटिंग अ गुड मूवी, वेयर एवरीथिंग दैट यू डू वो अगर आपके कैरेक्टर से जोड़ पा रहा है एग्जामिनर को, और वो एग्जामिनर आपके बारे में एक थॉट जनरेट कर पा रहा है कि अच्छा ये बच्चे ने ऐसा किया तो इसका मतलब ये बच्चा ऐसा है, ये इसने इसलिए करा, और अब इसने ये भी करा और ये भी करा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोरिलेशन में बैठा पा रहा हूं, तो उसको आपके बारे में एक इमेजिनेशन बननी शुरू होगी और उसको लगेगा ये बच्चा तो बहुत अच्छा बच्चा है। अब अगर एक चीज आपने किसी और डायरेक्शन में कर दी और एक आइटम नंबर की तरह दूसरी एक्टिविटी डाल दी और तीसरा एक कैमियो रोल डाल दिया, तो उसको लगेगा कर तो इस बच्चे ने 10 चीजें दी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये करना क्या चाह रहा है। And that's where the admission officer gets confused. So the first step is application. The first step is application. And then what happens after the application? They review it and then they give you either an offer or a rejection. Just on the basis of no interview, nothing happens? Most countries don't interview you. Okay. And that is why your application is almost like building up a character plot on written paper. That is where you need an expert. That's where you need an expert to be able to weave that story for you. Chat GPT से लिख के नहीं चलेगा. नहीं चलेगा और टिक मार्क करने से भी नहीं होगा. A lot of students they come to us saying, मैम हमने ना कम्युनिटी सर्विस का भी एक सर्टिफिकेट जोड़ लिया है,
क्योंकि गूगल पे ये नाम पढ़ लिए हैं, हम एक इंटर्नशिप भी जोड़ लाए हैं और हमने एक स्कूल में भी एक वो चिट्ठी लिखी थी, तो उसमें एक एडिटोरियल में आ गया था हमारा नाम, तो हमारा वो भी हो गया है। तो मैम ये 4 चीजें तो हमारी हो गई हैं, तो अब तो हमारी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। So admission officer are reading applications for lakhs of students each year. They really within 2 minutes of reading the application will know कि आप ये काम इंटरेस्ट से कर रहे हो या मुझे दिखाने के लिए कर रहे हो। Amazing. I think बहुत फाइनल लाइन है, ये बच्चों को समझना जरूरी है। बिल्कुल, तो it is not a checkbox. यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस ग्लोबली आर नॉट अ चेकबॉक्स सेइंग कि मैंने इस बच्चे ने 10 कर लिया इसका हो जाएगा, इसने 2 करे इसका नहीं होगा। कितनी बार हमने ऐसा किया है कि 2 10 पे भारी हो जाता है। They literally read those finer points in application. Absolutely, absolutely. अमेरिका की अगर आप जो एप्लीकेशन पोर्टल है, कोई अगर उसको फर्स्ट टाइम ध्यान से पढ़ेगा, यू विल बी मार्वल्ड एट द वे दे आस्क यू। जो उनका एक कॉमन ऐप पोर्टल होता है अमेरिका का, उसमें वो आपको स्पेस देते हैं 10 एक्टिविटीज लिखने का, अप टू 10 एक्टिविटीज, मिनिमम 3। हर एक्टिविटी के साथ आपको क्या क्या लिखना कंपल्सरी है, एक्टिविटी का नाम, डेजिग्नेशन अगर आपकी कोई है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने करी, 1 हफ्ते में कितने घंटे आपने काम किया उस एक्टिविटी में, और 1 साल में कितने घंटे आपने उस एक्टिविटी में लगाए। सो दे आर चेकिंग योर मैन आवर्स पर एक्टिविटी। सो अगर आप एक दिन पेड़ लगाने चले गए थे, तो वो एक्टिविटी वो कैसे काउंट कर लेंगे कम्युनिटी सर्विस कर लेंगे और वो आपको कैच कर लेंगे में आ जाएगी। प्लस ये खाली नहीं है, टू फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, इसका भी उन्होंने काउंटर तरीका निकाला है। हर यूनिवर्सिटी 5 से 6 एसेज लिखवाती है। ओके। उन एसेज में वो आपसे सवाल ऐसे पूछते हैं कि व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट चैलेंज इन लाइफ, हाउ डिड यू ओवरकम इट। अब अगर आपने अपनी एक्टिविटीज में लिख दिया था कि आप स्टूडेंट काउंसिल मेंबर थे, आपने इंटर्नशिप करी है, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि इन 2 रोल्स में आपके पास कोई चैलेंज नहीं आया था। और वो आपने मेंशन नहीं किया और आपने वो मेंशन नहीं करा, आपने एक नई तीसरी कहानी बनाई क्योंकि आपने एक्चुअली करा नहीं था वो। Oh my God. वो 2 मिनट में आपको पकड़ लेंगे। और जिस बच्चे ने करा होगा वो नेचुरली इन्हीं किसी एक्टिविटी में से कोई एक कहानी निकाल के लेकर आएगा कि ऐसा हुआ था, उस दौरान ये हुआ और मैंने ये करा। वो रियल है, उनका वही चेक्स एंड बैलेंस है। very very different. So they have built the whole process in a way to see that, वो बोलते हैं they want world leaders. And leaders can be only people who are academically strong also, but at the same time can also hustle with multiple things. तो उन्हें वो लोग चाहिए जो हसलर्स हैं। एंड थोड़ा सा इस प्रोसेस से हट के सवाल है, क्या हर कॉलेज जो हिंदुस्तान के बाहर है, जो कंट्रीज आपने बताई, उनकी हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की कॉलेज यूनिवर्सिटी से बेटर है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा ही जान रहा है, बोले मैं बाहर चला गया हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाहर की सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी से बेहतर है। जैसे हमें इंडिया में हर कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटी मिलेगी, फ्रॉम वेरी गुड टू एवरेज, बिलो एवरेज, नॉट सो गुड, एब्सोल्युटली बैड, वैसे ही हर देश में मिलेंगी। सो ये चॉइस तो हमारी है कि हमें इंडिया के बाराबंकी में नहीं पढ़ना, लेकिन हमें अमेरिका के या यूके के बाराबंकी में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। खाली बाहर जाने से ये साबित नहीं हो जाता कि आप बेटर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हाँ, हर देश में अपनी खुद की टॉप यूनिवर्सिटीज है, आप वहाँ जा रहे हैं तो बिल्कुल आप अच्छी जगह जा रहे हैं। बट अगर आप वहाँ की बिलो एवरेज, लोअर रैंक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो शायद आपको उससे बेटर ऑप्शंस इंडिया में बिल्कुल मिल सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि मैं एक बेटर यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ या बिलो एवरेज यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ? What is the process to find it out? So college university research और speaking to a college guidance counselor, जो आपको ये बता सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी, उनके पास एक हैंडी डेटा होगा, आपके उनके पास एक हैंडी डेटा होता है, एक फीडबैक होता है स्टूडेंट से, एलुमनाई से, जो पुराने स्टूडेंट्स पास आउट कर गए होते हैं, कि वहाँ की यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है या नहीं है। तो उसके बेसिस पे आप एक कंपैरेबल एनालिसिस बना सकते हैं।
And coming to the scholarship part, as you have already mentioned कि ये बहुत कॉस्टली है एजुकेशन. स्कॉलरशिप्स का क्या सिनेरियो है? कॉलेज खुद देते हैं और क्या कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं? सो इस पे दो चीज़ें हैं. एक तो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स या जिसको हम ग्रांट्स एंड एड्स कहते हैं, और एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स. सो पहले हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं. सो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी दो तरीके की होती है. एक होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. ओके. यूएसए दोनों तरीके की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं. एंड यूएसए में आपको काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जो दोनों ही तरीके की स्कॉलरशिप्स देती हैं, या जो खाली नीड बेस्ड देती हैं या खाली मेरिट बेस्ड देती हैं. सो ये आपको ढूंढने के टाइम पे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं. नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल नीड है स्कॉलरशिप अप्लाई करने की. सो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का रूल होता है कि अगर बच्चे को ऑफर मिल जाए उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, और अगर आप यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करती है पेरेंट्स के इनकम टैक्स रिटर्न से कि वो उस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको 0 to 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी. But is it for the entire course or the first year? It is only for first year, but it is renewable for the entire course provided the student keeps the performance intact. फिर आती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपकी मेरिट के बेसिस पे है. सो अगर वो आपको पसंद करते हैं तो आपको ऑफर देंगे, और अगर आपको बहुत पसंद करते हैं तो ऑफर के साथ स्कॉलरशिप देंगे. ये यूजुअली 0 to 50% के बीच तक आती है, और ये खाली ट्यूशन फीस पे होती है. नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ट्यूशन प्लस रेसिडेंशियल दोनों हो सकती है, पर हर देश नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं देता. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज गिव मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. अब तीसरा आ जाता है नॉन यूनिवर्सिटी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स. ये यूजुअली प्राइवेट एंटिटी या गवर्नमेंट एंटिटी स्कॉलरशिप्स होती है, जिसके लिए हर देश में थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस स्कॉलरशिप को रन कर रही होती है. जैसे इंडिया में टाटा मेमोरियल ग्रुप से काफ़ी स्कॉलरशिप्स निकलती हैं, बिरला ग्रुप से काफ़ी स्कॉलरशिप्स निकलती हैं. ये एक पर्टिकुलर कंट्री और एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के से रिलेटेड होती है. उनमें स्कॉलरशिप्स में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि जो बच्चे इस एज ग्रुप में इस कंट्री में इन प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है. तो अगर आप उन क्राइटेरियाज को मीट करते हैं तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. So that is how largely you can apply for scholarships. So we have discussed about courses, scholarships, कौन सी कंट्री के लिए कौन सा कोर्स अच्छा है. कोर्स करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कोर पर्पस बिहाइंड स्टडी इज मुझे अच्छी जॉब मिले. राइट. हम देख रहे हैं रिसेशन है, अभी आज बैठे हैं तो पहला क्वेश्चन, क्या मैं बाहर पढ़ के पूरी कॉस्ट इंडिया में आके काम करके रिकवर कर सकता हूँ? फर्स्ट क्वेश्चन कहना है. ज़रूरी नहीं है. देखिए, जब हम कमाते डॉलर में हैं तो खर्चा भी डॉलर में करते हैं, और हम खर्चा डॉलर में करें और कमाए रुपये में तो 100 रुपये का तो फर्क यहीं आ गया. सो वी कैन नॉट बेंचमार्क दिस. सो आप अगर बाहर खर्चा कर कर आ रहे हैं तो बाहर आप उतना कमा लेंगे अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. मींस यहाँ पे वो बात इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आपने शुरू में बोली कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जाने का. बिल्कुल. राइट. एंड नाउ कमिंग जॉब्स, तो हर जगह प्रॉब्लम है, तो क्या है अपॉर्चुनिटीज जॉब की? क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ते हुए उन चीज़ों को पूरा कर ले, सो दैट उसको कोर्स खत्म होने के साथ साथ जॉब मिल जाए? सो इसमें जो हमने शुरुआत में एक पॉइंट बोला था कि उस कंट्री का इकोसिस्टम फॉर दैट करियर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोसिस्टम होगा तो जॉब्स की अवेलेबिलिटी होगी. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस टाइम पे आप जा रहे हैं उस टाइम पे वहाँ की गवर्नमेंट का आउटलुक टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट आप फर्स्ट सिटीजन नहीं हैं उस देश के, आप एक इमिग्रेंट है वहाँ पर. तो
आपके लिए नजरिया सिटीजन के लिए नजरिए से फर्क होगा। तो अगर उस देश पॉलिसी भी डिफरेंट होगी उनकी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। सो अगर आप उस देश में जा रहे हैं और उस देश में रिसेशन है तो जॉब्स हमेशा सिटीजन के लिए प्रोटेक्ट करी जाएगी, पहले आपको दूसरा हक ही दिया जाएगा। दूसरा, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसका आउटलुक क्या है टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स। जैसे हमने यूएस में देखा कि जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी, ही वॉज नॉट वेरी प्रो इमिग्रेंट्स, ही वॉज वेरी प्रो अमेरिकन्स, जो उस देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी देश चाहेगा कि आज हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए, हमारी राइट्स के लिए काम करे। बट उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद भी उन्हें जॉब्स नहीं मिली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने एक ओपीटी लाइसेंस होता है यूएस में, जिसके बेसिस पे ही आपको जॉब मिल सकती है, तो उन्होंने वो ओपीटी लाइसेंस ही कैंसिल कर दिए थे यूनिवर्सिटीज के। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आप जब पढ़ने जा रहे हैं तो उस टाइम पे इलेक्शंस का टाइम है, क्या गवर्नमेंट आने वाली है, ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज जो बच्चे और पेरेंट्स सोचते हैं हमें इससे क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अभी के तारीख पे अगर हम देखें तो यूके इज इन फाइनेंशियल डोलड्रम। अब कोई भी कंट्री अगर खुद फाइनेंशियल डोलड्रम में होगी तो सबसे पहले जाहिर सी बात है अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो बहुत आसानी से इस वक्त, इस समय यूके में बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही है, बट ऐसा 3 साल पहले नहीं था, शायद आने वाले 3 सालों में नहीं हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड the policies and the laws of the sitting government in that country. This is where a role of a career counselor comes into. Yes. जैसे हम ना नीट और जेई की तैयारी 10th 11th से चालू कर देते हैं, अब्रॉड जाने की तैयारी कब से चालू कर देनी चाहिए किसी बच्चे को, पेरेंट को? आई एम क्लियर कि मुझे बाहर पढ़ना है, तो कब से मैं चालू करूँ? सोच तो क्लास 9-10 से शुरू हो जानी चाहिए। और अगर आपको यूएस जाना है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि बाय फार सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो आपको 9th से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज एम करनी है। तो अगर आप मीडियोकर यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं या यूएस छोड़ के बाकी किसी और देश में जाना चाह रहे हैं, तो 11th से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा प्रोसेस। जब हम तैयारी की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला 9th, तो क्या करना चाहिए मुझे एज अ स्टूडेंट? तैयारी जब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि बाहर की यूनिवर्सिटीज को एक कंप्लीट प्रोफाइल बिल्डिंग चाहिए, एक कंप्लीट होलिस्टिक प्रोसेस चाहिए। उन्हें एकेडमिक अचीवर्स चाहिए, तो आपके क्लास 9, 10, 11, 12 चारों के ग्रेड्स रिपोर्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज में। सो आपको 9th की परफॉर्मेंस भी अच्छी रखनी पड़ेगी स्कूल में। आप ये नहीं सोच सकते कि 9th में तो काम चल जाएगा। सो आपके क्योंकि क्लास 9th के ग्रेड्स रिपोर्ट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट्स होते हैं, जैसे SAT एग्जामिनेशन होते हैं, AP एग्जामिनेशन होते हैं, ACTs होते हैं, जो आप 9, 10, 11, 12 के दौरान ले सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस, इंटर्नशिप्स, रिसर्च पेपर, एसे राइटिंग, ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, ये सब चीज़ें आप 9th से करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 9th से आपने जो भी करा है आप उसको अपनी एप्लीकेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं। 9th से पहले आपने जो भी करा है वो एप्लीकेशन में रिपोर्ट नहीं होता है। तो जो बच्चा 9th से शुरुआत कर रहा है और जो बच्चा सपोज 11th या 12th में आके शुरुआत कर रहा है, उसकी तैयारी में फर्क दिख जाएगा। और दूसरा इसमें समझने की बात ये भी है कि कितना करना है और कितना नहीं, ये निर्धारित इस बात पे होता है कि आप कहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, किस देश में और किस लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी में। बट 9th से आपकी तैयारी, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, सो 9th इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट। ये इन्फॉर्मेशन किसी नेट पे नहीं मिल सकती है, नहीं, ये जब कॉलेज काउंसलर से बात करें तभी ये चीजें एक्सपीरियंस से ही निकल के आती हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक और जो समझने की बात है वो ये है कि जैसे इंडिया में जब हम एडमिशन्स की बात करते हैं, तो इंडिया में एडमिशन्स अक्सर ऐसा होता है कि हम फॉर्म फिलिंग करते हैं दिसंबर जनवरी में जब बच्चा क्लास 12th में होता है,
और एंट्रेंस एग्जाम देते हैं आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब्रॉड पूरा 1 साल पहले चलता है। सो जब सपोज अगर अभी इस साल की हम एक एग्जाम्पल लेके बात करें कि जो बच्चा इस साल क्लास 12th में अभी एंटर कर रहा है और उसको अगस्त सितंबर 2025 में विदेश जाना है, क्योंकि वो मार्च 2025 में बोर्ड देगा, मई 2025 में उसका बोर्ड का रिजल्ट आएगा और डिपेंडिंग ऑन कंट्री वो जुलाई अगस्त सितंबर में कहीं बाहर जाएगा। उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त 2024 को। ओह गॉड। और उसकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, कंट्री टू कंट्री डेडलाइन वेरी करती है, बट एनीवेयर बिटवीन 1 नवंबर 2024 टू द 30th of March 2025. So which is practically before you've qualified your class 12 board examination, आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन खत्म हो चुकी है, आपने एप्लीकेशंस पंच इन कर दी हैं, तो 12th का तो समय आपको मिल ही नहीं रहा है ना तैयारी करने का। 12th में तो आप आकर आप अप्रैल में आपने स्टार्ट करा, अगस्त से तो आप एप्लीकेशन ही लिख रहे हैं, तो आपको जो भी तैयारी करनी है वो आपकी 9th 10th या 11th, यही 3 साल है। अब उसमें आप 1 साल करें या 2 या 3, ये आप डिसाइड करें। थैंक यू सो मच, यू हैव कवर्ड ऑल दी एस्पेक्ट्स। मतलब कंट्री चुनने से लेके, कोर्स चुनने से लेके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्कॉलरशिप्स क्या हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। The last question is, what is the closing message you want to give to students and their parents? My closing message will be that it is not important that हर बच्चा बाहर जाए, और ऐसा भी नहीं है कि बाहर कोई सोने की नगरी बसी हुई है। It is important to understand your own objective, your own program that you want to go to, why you are going, what will you get out of it, return on investment को समझिए और फिर एक जुडिशियस चॉइस लीजिए। और मेरी सलाह हमेशा ये होती है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का एम रखिए। वो अच्छी यूनिवर्सिटी आपको इंडिया में भी मिल सकती है और विदेश में भी मिल सकती है, बट द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू गो टू अ गुड यूनिवर्सिटी, नॉट गो अब्रॉड। अब्रॉड के 12 बंकी में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।